जनसंख्या मामले में भारत चीन को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर पहुंच चुका है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन अनुपम श्रीवास्तव हैं। अनुपम जी, जो यूएन की रिपोर्ट आई है, अब हम जनसंख्या पर मामले में भी नंबर 1 पे हो चुके हैं। ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट यूएन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एक रिपोर्ट होती है जो यूएन पॉपुलेशन डिवीज़न एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का एक ब्यौरा देती है। तो ये 2022 रिपोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि इस साल 2023 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पार कर जाएगी। तो कब करेगी इसका एक कोई पक्का डेट तय नहीं किया गया था, मगर अनुमानित था कि मध्य 2023 में ऐसा होगा। क्या है डेटा, क्या है? डेटा ये है अभी जो निकल के आया है, जो फर्दर इसके ऊपर बातचीत हुई है, एक फर्दर प्रोजेक्शन जो आया है, उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या करीब 1428 के करीब हो रही है और चीन की जनसंख्या करीब 1425 और 26 के बीच में है। तो करीब ये मिलियन, यानी करीब 2 से 3 मिलियन का फ़र्क आ गया है और भारत अब आगे निकल रहा है चीन से। अच्छा, क्या वजह रही कि हम चीन को पीछे करते हुए जनसंख्या में नंबर 1 हो गए हैं? क्या हमारी इनफर्टिलिटी रेट, जो प्रजनन दर हम कहते हैं, वो बढ़ गया है या वो कम हुआ है? क्या स्थिति रही? जी देखिए, भारत की जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। हालांकि इसके बढ़ने का जो दर है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। पहले 1991 और 2001 में भारत का जो ग्रोथ रेट था, बढ़ने का जो जनसंख्या का बढ़ने का दर था, वो करीब 22% था, जो गिरकर अगले सेंसस के पीरियड में यानी 2001 और 2011 के बीच में ये 18% हो गया, मतलब 4% कम हुआ है। अभी डेटा जो है वो हमें ये बता रहा है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक महिला को कितने बच्चे जन्म लेते हैं एक महिला के, वो अब 2 पे पहुंच गया है भारत का औसत। यानी 2 को कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल, यानी इस 2 रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब जनसंख्या अब बढ़ेगी नहीं, मगर भारत की जनसंख्या अभी कुछ समय तक ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा यंग पॉपुलेशन है। 365 मिलियन हमारे यूथ हैं जो 10 और 24 साल की एज के हैं। तो धीरे धीरे ये पेरेंट्स बनेंगे, इनके जब बच्चे होंगे तो इससे हमारा जनसंख्या दर कुछ समय बढ़ेगी और धीरे धीरे ये प्रोजेक्टेड है। एक लांसेट जो रिपोर्ट है उसने प्रोजेक्ट किया है कि 2047 के आसपास से भारत की जनसंख्या में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। एक चीज़ ये बताएंगे, जिस प्रकार से डेटा प्रोजेक्ट किया गया, अनुमान लगाया जा रहा था कि जुलाई में ही जो है सो होगा, मतलब हम चीन को क्रॉस करेंगे, लेकिन अब देख रहे हैं 19 अप्रैल जो ऐतिहासिक दिन बन चुका है जनसंख्या को लेकर के। ऐसी स्थिति में भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं सालों से चल रहे हैं, दशकों से चल रहे हैं, क्या उसका कोई असर नहीं दिख रहा है जिस वजह से हमारी जनसंख्या बढ़ी है? देखिए, असर तो है ही और बहुत अच्छा असर है, तभी ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2 के करीब आ गया है। भारत में सिर्फ 3 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, जहाँ पे नेशनल जो एवरेज है टोटल फर्टिलिटी रेट का, जो 2 उससे उनका एवरेज ज़्यादा है। बिहार का 3 है, यूपी का 2.4 है और झारखंड का भी 2 से थोड़ा सा ऊपर है। तो आप जानते होंगे भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी परिवार कल्याण को मद्देनज़र रखते हुए, मिशन परिवार विकास। ये करीब 147 जिलों में चलाई गई थी, जहाँ पे प्रजनन दर थोड़ा ज़्यादा था और उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिला है, जैसा हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट ने दिखाया है। तो कोई इसमें घबराने की या कोई इसमें ऐसी कोई विषम परिस्थिति नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे जनसंख्या कम कर रहे हैं। बल्कि चीन ने कुछ ऐसे पॉलिसीज़ अपनाई जैसे 1 चाइल्ड नॉर्म। तो जो भारत जैसे एक गणतंत्र में इस तरह की पॉलिसी की आप लोगों को बोले कि इससे ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते, ये एक उचित नहीं है भारत जैसे एक आज़ाद देश में। मतलब जो कहते हैं 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करेंगे और जनसंख्या इसी तरह बढ़ाते रहेंगे, क्या ये सही है?
नहीं, भारत में अभी भी जैसा कि मैंने बताया, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी हमारा डेटा कह रहा है कि ऑन एन एवरेज 2 बच्चों से ज़्यादा भारत में नहीं हो रहे हैं। और इतना ये रिप्लेसमेंट लेवल तो हर जनसंख्या, हर देश को चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे पश्चिमी देश है उसमें नेगेटिव ग्रोथ है। अब वहाँ के जैसे जापान है, कोरिया है, कनाडा है, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ है। और अब वहाँ के जो सरकार हैं तरह तरह के, चाइना भी प्रलोभन दे रहा है लोगों को कि जिससे वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। तो ऐसी अचानक स्थिति में बहुत जल्दी में ऐसे आ जाना तो ठीक नहीं है। तो इसका क्या असर होने वाला, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं भविष्य में होगा? देखिए, अभी जो भारत के पास एक जो प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारा जो एक लार्ज यंग पॉपुलेशन है, 365 मिलियन 10 से 24 साल के बीच में यंग लोग हैं, ये हमारे देश का भविष्य हैं। और यही लोग हैं जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको आगे लेके जाएंगे। भारत ऑलरेडी अभी भी 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यही लोगों में, या यंग लोग हैं, उनमें एक इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। पढ़ाई, उनकी जो एक व्यावसायिक प्रोफेशनल एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। उनकी जो फैमिली प्लानिंग नीड्स हैं, परिवार नियोजन की जो ज़रूरतें हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे वो एक अपने जीवन में एक अच्छा जीवन जी सके और भारत को भी एक जो इस समय चाहिए उनसे वो उसको दे सके। मतलब आप मानते हैं कि जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ा है, जिस तेज़ी से हम नंबर 1 हुए हैं, इसका आर्थिक असर पड़ेगा, इससे लोगों के पॉकेट पे ज़्यादा असर पड़ेगा? देखिए, बहुत तेज़ी से तो हम नहीं बढ़े हैं, बल्कि मैं तो यही डेटा भी कहता है कि जनसंख्या का दर बढ़ने का कम ही हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, पर जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे थे अब हम वैसा बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। असर ये है कि देखिए, भारत के इस समय जो प्रोफेशनल्स हैं पूरी दुनिया में माने जाते हैं, भारत की जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। मगर अभी जो ज़रूरत है भारत को कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी वो यंग लोगों में इन्वेस्ट करें, जिससे वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए वो एक एसेट बने। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि यंगस्टर हमारा जो है सो भविष्य होने जा रहा है, लेकिन क्या अभी फ़िलहाल क्या असर पड़ेगा जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है और नंबर 1 हुए हैं? नंबर 1 का क्या असर पड़ेगा? देखिए, नंबर 1 का, देखिए नंबर 1 ये तो है नहीं कि एकदम से ये नंबर 1 हो गया है। हमारा जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो हमें बहुत पहले से पता है, बल्कि जो कमी हो रहा है। तो अभी जो ज़रूरत है भारत को, जैसा मैंने पहले भी बोला, एक तो स्वास्थ्य के एरिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमारी जो राष्ट्रीय हेल्थ पॉलिसी है वो 2.5% GDP का प्रोजेक्शन करती है, और अभी भी हम लोग करीब 1.4-1.5 पे है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तीसरी जो हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि महिलाएं अभी पूरी तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि करीब 1/4 महिलाएं जो हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है, उनकी 18 साल से पहले शादी हो जाती है। तो बाल विवाह अभी भी प्रचलित है भारत में। तो जब बाल विवाह हो जाएगा और ये लड़कियां गर्भवती जल्दी हो जाएंगी, माँ बन जाएंगी, तो वो किस तरह से इकोनॉमी को ज्वाइन करेंगी, वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगी, तो किस तरह से अपना एक जो कंट्रीब्यूशन है देश को दे पाएंगी। आखिरी सवाल, क्योंकि ये फाउंडेशन ही पॉपुलेशन फाउंडेशन PFI कहलाता है, तो तमाम लोगों को मैसेज देंगे जो 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं या इस तरह का ऐलान करते हैं वो ऐसा ना करें? मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इस समय हमारे जो परिवार कल्याण का जो दोबारा बोलूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो परिवार कल्याण का हमारा जो कार्यक्रम है वो अब बहुत दूर दूर तक पहुँच चुका है, बहुत जगह पहुँच चुका है। और स्थाई अस्थाई सभी जो फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं वो उपलब्ध हैं, और उसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, जिससे लोग अपना जो एक आइडियल फैमिली साइज़ है जिसमें वो अपने प्रसन्न और सेटिस्फाइड फील करते हो कि हमारे इतना हमें फैमिली प्लानिंग, हमें सुविधाएं मिल रही हैं, इतने हमें बच्चे चाहते थे हमें हो गए हैं। और जिससे हर परिवार का एक अपना लक्ष्य होता है, अपनी एक
उपेक्षाएं होती हैं वो उसको पूरा कर सकें। और जैसा कि ये UNFPA की आज रिपोर्ट ने कहा है कि किसी भी सरकार, किसी भी पॉलिसी बनाने वाले को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने पॉपुलेशन टारगेट से महिला कितने बच्चे महिला को होने चाहिए वो निर्धारित करे। ये एक महिला का स्वैच्छिक निर्णय है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।